हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं छवि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस यहाँ पर हम देख रहे थे मॉर्निंग में हमारी 9 बजे जो क्लास होती थी एसएससी सीजीएल की चलती थी, लेकिन अब हमने यहाँ पे आपका एसएससी जीडी और सीएचएसएल के जो है क्वेश्चन चला दिए हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम रोज देखेंगे डेली 50 क्वेश्चंस। डेली हम यहाँ पे 50 एमसीक्यूज कवर किया करेंगे, जो आपका जब तक एग्जाम आएगा जब तक आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुके होंगे, है ना। डेली ये 50 क्वेश्चन हम लगाएंगे। चलिए तो गाइस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर है ना करेंगे, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइस ये आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम, ये आपके सोशल अकाउंट से आप इनको ज्वाइन करेंगे। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो भी नए हैं सेशन को सब्सक्राइब याद से कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है वो किसे बनाया गया मई 2022 में, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली अगर आप 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो सोचिए जब तक आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का सीएचएसएल का, आपका बहुत सारा कोर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि कहते हैं ना विद्या धन बांटने से बढ़ता है। दोस्तों में शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स का भी भला हो सके, वो भी देख सकें। चलिए तो दिल्ली के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो गाइस कौन है, विनय कुमार सक्सेना। कौन है, विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है गाइस। श्वेत क्रांति किससे है, आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ठीक है, तो दुग्ध यानी मिल्क, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो कौन संबंधित नहीं है गाइस, तो देखिए इसमें संबंधित कौन संबंधित नहीं है, तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है संबंधित नहीं है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के से संबंधित हैं, और आनंदा और अमूल जो है संबंधित हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो ये हैं नॉर्मन बोरलॉग ये किससे संबंधित हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए किस क्रांति से है नॉर्मन बोरलॉग, ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका प्रोजेक्ट टाइगर है जो आपकी जो बाघ परियोजना है वो कब शुरू की गई, ये पूछा जा रहा है। तो ये कब, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले, बिहार के सीएम बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन थे, इसमें से थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जो कि बिहार के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, सीएम बने थे। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी नेता थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है, इनमें से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो गाइस कौन सी है, माई ट्रूथ। माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी की पुस्तक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ठीक है, फिनिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की किसने, अफ्रीका में। ठीक है, तो गाइस ये कहां पर, अफ्रीका में भी कहां पर, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में की गई थी फिनिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना। ठीक है, तो ये किसने की थी, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है, कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, वहां पे महात्मा गांधी ने क्या किया गाइस, फिनिक्स जो है संस्था शुरू की, और वहां पे एक और थी टॉलस्टॉय। ठीक है, तो एक और थी गाइस टॉलस्टॉय। ठीक है, एक और थी टॉलस्टॉय, ये इसकी भी स्थापना गांधी जी ने वहां पर की थी, तो इसे याद रखेंगे। वहां पर गांधी जी ने रंग भेद की नीति भी चलाई थी, जो गोरे और कालों के बीच में जो भेद होता था उसके जो है विरोध में भी गांधी जी वहां पे खड़े हुए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, सभी को पता है साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी फिर बाद में 1915 में भारत आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 जब भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए क्या है, अजरबैजान। अजरबैजान ने जो कभी सोवियत संघ
ठीक है। यूएसएसआर, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जो कि आज क्या है, रसिया रह गया, आज खाली रूस कहलाता है। ठीक है, उस समय यूएसएसआर में कई कंट्रियां थी छोटी छोटी। तो अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्न में से कौन इसकी राजधानी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अजरबैजान की राजधानी कौन सी है। अजरबैजान कभी यूएसएसआर का यानी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। अब कहा जाए तो उससे सारी छोटी छोटी कंट्रियां अलग हो गई यूएसएसआर से, अब खाली रसिया ही जो है उसके नाम पे एक देश रह गया है। अगर अब पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट में यूएसएसआर या सोवियत संघ कौन सा है, तो गाइस रूस आता है उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, चलिए, तो इसकी राजधानी पूछी जा रही है किसकी, अजरबैजान की। तो अजरबैजान की कैपिटल कौन सी है गाइस, तो ये है बाकू। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, याद रखेंगे। चलिए, हथनी कुंड बैराज डैश पर बनाया गया है। ठीक है, हथनी कुंड बैराज किस पर बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो किस पर बनाया गया है, ये आपका है यमुना नदी पर। ठीक है, तो हथनी कुंड बैराज पूछ लिया जाए तो किस पर, यमुना नदी पर बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। ठीक है, भारत में ये देखिए, ये पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत के बहुत ही उच्च पुरस्कार हैं, अशोक, परमवीर, कीर्ति और वीर। तो पूछा जा रहा है कि भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और वीर पुरस्कार, वीर चक्र मार देंगे, नहीं, कौन सा है गाइस, परमवीर चक्र। ठीक है, वीरता के लिए जो सर्वोच्च, सबसे ऊंचा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, तो कौन सा दिया जाता है गाइस, ये दिया जाता है आपका परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा जो है दर्जा दिया गया। ठीक है, दिया, दर्जा प्राप्त किया। तो पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो गाइस यहाँ पे किस कंपनी को दिया है, ये दिया है आपका REC लिमिटेड को। ठीक है, REC लिमिटेड को जो है केंद्र सरकार ने क्या दिया है, महारत्न। ठीक है, महारत्न, और जो एक मिनी रत्न होती है, तो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। चलिए गाइस, ये आपका आइसक्यूब ऐप है, इसे याद से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, लेसन्स लाइफ टॉट मी, लेसन्स लाइफ टॉट मी, लेसन्स लाइफ टॉट मी, जो टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है गाइस, इसके ऑथर, इसके राइटर कौन है, तो ये पूछा जा रहा है, ये कौन है, अनुपम खेर। ठीक है, इस टाइप की पुस्तक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली जो बुक है उसके लेखक कौन है गाइस, अनुपम खेर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि अभी 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया है गाइस, तो किसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो किसे दिया गया है गाइस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और ये पहला पुरस्कार दिया गया है इस क्षेत्र में, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कौन सा एक्ट था गाइस उस समय, कौन सा, ये अंग्रेजों के समय का एक्ट है, उस समय कौन सा अमेंडमेंट या कौन सा एक्ट आया था जिसमें भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो कौन सा एक्ट है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो गाइस ये कौन सा एक्ट है, ये है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन ए। 1813 का चार्टर अधिनियम ऑप्शन ए के तहत भारत में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है शिक्षा के क्षेत्र में देना अनिवार्य कर दिया था, निर्धारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, पूछा जा रहा है कि DRDO और जो हमारी भारतीय सेना है उसके द्वारा किस रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो किसका गाइस, रॉकेट का नहीं, रॉकेट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का, प्रणाली, रॉकेट प्रणाली, जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो उस प्रणाली, उस सिस्टम का, तो किसका, पिनाका MK-1 जो है उसका परीक्षण किया गया। किसने किया है, नाम याद रखेंगे, DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर किया है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं गाइस एग्जाम में, बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही सुगंध निम्न में से किस फसल की एक किस्म है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि माही सुगंध निम्न में से किस
फसल की एक किस्म है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो माही सुगंध है, पहली बार तो ये एक फसल की एक किस्म है, और किस फसल की है, गेहूं, धान, सौंफ या धनिया, ठीक है। किस फसल की है गाइस, तो माही सुगंध किसकी है, ये है धान की, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए सुगंध सबसे पकड़ेंगे, एक धान की जो है किस्म होती है सुगंधा, ठीक है, सुगंधा। तो ऐसे करके याद रखेंगे, सुगंधा या सुगंध जहां भी लग जाए, खुशबू वाले चावल होते हैं ये। अगर ये चावल मैं लेकर आई थी, एक बार मैंने बनाए थे सुगंधा चावल, जब मैंने बनाए ना तो पूरी पूरी बिल्डिंग में, सीढ़ियों में भी खुशबू आ रही थी। तो मेरे जब नीचे से कुछ जो है पड़ोसी थे वो पूछने आ गए कि हाँ आपने कौन से चावल बनाए, मेरी फ्रेंड्स रहती थी नीचे। तो बहुत खुशबू आती है सुगंधा चावलों में, अगर आप बनाओगे ना तो आपके आस पड़ोस में तो बहुत खुशबू फैलेगी उसकी। तो बड़े प्यारे चावल होते हैं। तो सुगंध जहाँ भी हो, वो राइस की एक किस्म होती है, थोड़ा सा याद करने के लिए, सुगंध क्या है, राइस की किस्म है। चले, वह कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसमें भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है वह कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसमें हमारी भारतीय मूल की कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, है ना। और भारतीय मूल की पहली महिला भी है कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में गई थी। तो कौन सा अंतरिक्ष यान है गाइस, कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन ए, कोलंबिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कोलंबिया जो अंतरिक्ष यान है, इसी से कल्पना चावला कहाँ गई थी, अंतरिक्ष में गई थी पहली बार, और भारतीय मूल की पहली महिला भी थी अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है। चलिए, सुनामी की लहर की ऊंचाई डैश पर निर्भर करती है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि सुनामी की लहर की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो किस पर निर्भर करती है, ये करती है स्थानीय टोपोग्राफी, ठीक है। स्थानीय टोपोग्राफी पर निर्भर करती है क्या, सुनामी लहर की ऊंचाई, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, और नीति आयोग के अध्यक्ष या उसके चेयरमैन अभी कौन है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो गाइस सुमन वेरी को, किसको, सुमन वेरी को नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसे याद रखेंगे, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, और सुमन वेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कौन है। नेक्स्ट है, पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, ठीक है। पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, ये पूछा जा रहा है कि पहला जो अंतरिक्ष पर्यटक था वो कौन था। तो कौन था गाइस, डेनिस टीडो, डेनिस टीडो जो है पहला अंतरिक्ष पर्यटक था, ओके। चलिए, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक डे। तो ये 23 अप्रैल कब मनाया जाता है गाइस, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बताया था जो पहला होता है वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूछा जा रहा है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, मतलब ऑक्सीजन जो है सिलेंडर लेके जाते हैं ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सोचो कितना ज्यादा, मतलब इनकी जो है सांस लेने की क्षमता होगी, कितना ऑक्सीजन इनकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी होगी बॉडी की, इनके लंग्स की हालत एक तरीके से कहेंगे बहुत अच्छी होगी, जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये एवरेस्ट पर चली गई, ठीक है। तो एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, पहली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिक काम किया है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन है, पियाली बसाक, कौन है गाइस, पियाली बसाक है जो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतेह किया जिन्होंने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, कंवर झील, कंवर झील जिसे कांवर भी कहते हैं, ठीक है। कंवर आ जाए या कांवर आ जाए तो एक ही बात है। कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जो भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गोखुर का मतलब होता है गाइस, इस झील की पहली बार तो शेप इस तरीके से होती है गाय के खुर की तरह, ठीक है। गाय के खुर की तरह इस झील की शेप होती है। और अगर नहीं देखा तो मैंने झीलों पे करा रखा है, भारत की प्रमुख झील है, मैंने चैप्टर कराया है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखेंगे छवि मैम की, वहां पे मैंने आपको बताया है गोखुर झील किस तरीके से बनती है। जैसे नदियां ऐसे ऐसे विसर्ग करके चलती है ना, तो धीरे 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 नदियां अपने बहाव के कारण क्या है ऐसे सीधी कभी हो जाती है कभी कुछ, तो ये जो हिस्सा कट जाता है ना इसी को कहते हैं गोखुर झील, ये क्या है गोखुर झील बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वहां पे झीलों बहुत अच्छे समझाया है आपको, डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं। चलिए, तो गोखुर झील
पूछा जा रहा है ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, कांवर झील, किस राज्य की है गाइस? तो बहुत फेमस है बिहार की। कहाँ की है? बिहार की है। प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत फेमस है ये बिहार की गोखुर झील। चले नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक रोबोट होमो से विकसित किया है जो भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सकता है? ठीक है, तो होमो से, ठीक है, पूछा जा रहा है किस आईआईटी ने एक होमोसेप जो है विकसित किया है। होमोसेप, होमो यानी ह्यूमन, ठीक है, होमो यानी ह्यूमन रोबोट है ना। ये क्या है? भारत में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करता है। मैला ढोने की प्रथा मतलब होता है जो कचरा गंदगी, जैसे नाले में घुस के अंदर बहुत सारे हम देखते हैं ना, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो वायरल होती रहती हैं कि एक व्यक्ति पूरा सिर से लेके पूरा नाले में घुस के कचरा निकाल रहा है और बहुत कचड़े में घुस के साफ कर, मतलब जो भी ऐसे कचड़े के गटर के काम करने वाला उसको कहते हैं मैला ढोने वाला। ठीक है, तो वो काम करने के लिए, उनके जो है काम समाप्त करने के लिए, क्योंकि बीमारियां फैलती है ना ह्यूमंस में इस चीज से, तो इसके लिए एक होमोसेप नाम का रोबोट बनाया है। किस आईआईटी ने बनाया है गाइस? तो ये किसने बनाया है? आपका आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। तो पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अल्प सूचना प्रश्न, दीर्घ सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? संसदीय प्रश्न आपका नहीं है, तो दीर्घ सूचना प्रश्न नहीं है। बाकी संसदीय जो क्वेश्चन, संसद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी होता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तारांकित प्रश्न भी होता है, अतारांकित भी होता है, लेकिन ये कोई प्रश्न नहीं होता दीर्घ सूचना प्रश्न, तो ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, ये शब्दावलियां हैं आपकी पॉलिटी की, तो वो उसमें से बी कोई शब्दावली नहीं है वहां पर। ए, सी और डी आपकी तीनों शब्दावलियां पॉलिटी में पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया? ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने एक सर्वेक्षण पोत बनाया है, उसका नाम पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, पोत सभी को पता है, पानी में चलने वाला पोत। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो गाइस उसका नाम क्या है? निर्देशक। ठीक है, तो निर्देशक, सर्वेक्षण पोत है ना, तो सर्वेक्षण नाम से ही हम पता लगा सकते हैं, सर्वेक्षण करने वाला तो निर्देश करने वाला, तो सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है गाइस? निर्देशक है। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से निर्देशक क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे निर्देशक के बारे में कि ये एक भोजन है, ये एक दिशा सूचक यंत्र है ना, ये एक शिप है, एक पनडुब्बी है, तो ध्यान रखेंगे ये एक पोत है। ठीक है, तो निर्देशक। चलिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो गाइस ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की जो है नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? ठीक है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो गाइस कब बुलाई गई? तो ये बुलाई गई 1912 में। ठीक है, 1912 में ही बिहार का गठन होता है, तो उसी वर्ष क्या है, बिहार की जो विधान परिषद थी उसकी पहली बैठक बुलाई गई। ठीक है, के.आर. नारायण का अंतिम संस्कार डैश में किया गया था? ठीक है, तो पूछा जा रहा है जो के.एम. नारायण है, कौन? के.एम. नारायण का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था? तो गाइस मैंने आपको सभी के जो समाधि स्थल है, ठीक है, सभी के समाधि स्थलों का मैंने एक बना रखा है, आपकी एग्जाम फोटो सीरीज हमने चला रखी है, उसमें मैंने बना रखा है प्रमुख समाधि स्थल। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपके एक ही स्लाइड पे कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं के.आर. नारायण का जो है संस्कार डैश में किया गया था। संस्कार यानी उनकी समाधि स्थल की बात हो रही है, तो कहाँ? उदय भूमि। ठीक है, तो के.आर. नारायण जो है उदय भूमि में इनका समाधि स्थल या इनका संस्कार हुआ था। ठीक है, चलिए, जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किस राज्य में, किस स्टेट में भारत का पहला लिक्विड मिरर
टेलीस्कोप जो है शुरू किया गया या चालू किया गया, ठीक है। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये कहाँ पर गाइस, टेलीस्कोप जहाँ भी नाम आ जाए ना, अक्सर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अक्सर पहाड़ी इलाकों में ही होता है, ठीक है, ऊंचाई वाले हिल्स एरिया में होता है। तो कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में अक्सर टेलीस्कोप जो लगाए जाते हैं ना, अक्सर ये उत्तराखंड में लगाए जाते हैं, तो याद रखेंगे जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वो आपका उत्तराखंड में लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कौन है, ये है पीटर बेकर, ठीक है, पीटर बेकर, ऑप्शन ए जो है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। बुक्स याद रखनी है, बुक से एक नए क्वेश्चन बन जाता है अक्सर, ठीक है। चलिएगा, इस ऐप को याद से डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। पीडीएफ वगैरह बहुत सारे वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा नाटक या पुस्तक प्रसिद्ध कवि भास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कवि भास, या इनको महाकवि महाकवि भास, ठीक है, महाकवि भास कहते हैं इनको। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा नाटक या पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। तो गाइस बहुत फेमस है, जहाँ से बहुत जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन सा है गाइस, शिशुपाल वध, ठीक है। शिशुपाल वध जो है नाटक भी है एक तरीके से, इसको नाटक की तरह रंगमंच पे खेला भी गया है, और ये पुस्तक है तो किसके द्वारा, महाकवि भास द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों के साथ अधिकतम संख्या में सीमाओं को साझा करता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है इनमें से, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से, सबसे ज्यादा राज्यों से बॉर्डर टच करता है, अधिकतम संख्या में सीमा साझा करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा राज्यों से बॉर्डर कौन टच करता है इन राज्यों में से, तो गाइस कौन है, असम, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के वो 7 सिस्टर्स जो हैं, उन 7 राज्यों में लगभग सभी से ये बॉर्डर टच करता है असम। तो सबसे ज्यादा जो बॉर्डर टच करता है गाइस, असम करता है भारत में राज्यों में, इन ऑप्शंस में से, ठीक है। चलिए, टीपू की अंतिम हार किसके हाथों हुई, टीपू की अंतिम हार किसके हाथों हुई गाइस। जब टीपू सुल्तान हारा था तो ये कब का टाइम था, 1799, ठीक है। 1799 में अंतिम रूप से क्या है, इनकी जो श्रीरंगपट्टनम की यहाँ पे संधि हुई थी गाइस, इनकी जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और यहीं पे इनकी फिर मृत्यु भी हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अंतिम हार पूछा जा रहा है कब हुई, तो गाइस कब हुई, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों हुई, या लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1799 में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे एनजीटी कहते हैं, एनजीटी शॉर्ट में एनजीटी आ जाए तो ध्यान रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्माण के असहमत व्यक्ति कितने दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय से, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जो एनजीटी है, उसके निर्णय से अगर कोई व्यक्ति असहमत है, सहमत नहीं है उसके निर्णय से, उसके विचारों से, उसके फैसले से, तो वह कितने दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय, आपके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो कितने दिनों के भीतर। गाइस पहली बार तो एनजीटी का गठन कब हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, ये गाइस 2010, ठीक है, 2010 में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो याद रखेंगे, तो ये 90 दिन, ठीक है, 90 डेज, 90 डेज तक ये क्या कर सकता है गाइस, 90 डेज तक के भीतर आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अगर वो एनजीटी के फैसले से, उसके निर्णय से सहमत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, किसमें, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो गाइस किसने, राफेल नडाल ने, ठीक है। तो किसने जीता, राफेल नडाल। अक्सर ना जो है यही घूम फिर के नाम आते हैं, राफेल नडाल, ये बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में जो है अव्वल रहते हैं, आगे रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के अधिकार की पुष्टि की, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद सिंहासन पर औरंगजेब बैठा, या किस युद्ध ने सिंहासन पर औरंगजेब के जो है औरंगजेब के आधिपत्य की पुष्टि की, आधिपत्य की, अधिकार की, है ना। औरंगजेब किस युद्ध के बाद बैठा, किस युद्ध से बैठा, तो जैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो गाइस कौन सा था, देवराय का युद्ध, ठीक है। देवराय के युद्ध के बाद क्या है, औरंगजेब को फाइनली सत्ता गद्दी मिल गई थी और वो गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, भारत का स्थान पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है 2022 उसमें भारत की रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या है गाइस। इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखेंगे क्या है, 150वां स्थान है। ठीक है, 150 में जो है रैंक पर है भारत, तो याद रखेंगे किसमें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आनुवंशिक अध्ययन के लिए किस कीट का उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किस कीट का यूज किया जाता है, जो जेनेटिक स्टडीज है उसके लिए। ठीक है, तो किस कीट का किया जाता है, तो देखते हैं भाई कौन सा कीट है, तो यह है ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला नामक कीट है, इसका अध्ययन जो है आपका जेनेटिक स्टडीज यानी आनुवंशिक अध्ययन के लिए किया जाता है ड्रोसोफिला कीट का। ठीक है, तो याद रखेंगे। मकड़ी के जाले डैश से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मकड़ी का जो जाले हैं वो पूछा जा रहा है कि किससे बने होते हैं, जो कि क्या है, प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि मकड़ी का जाला किससे बनता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कैसा फाइबर है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे फाइबर होता है एक नेचुरल जो कि प्रोटीन से बना होता है। और मकड़ी का जाला किससे बना होता है गाइस, तो ये पूछा जा रहा है, तो ये किससे बना होता है गाइस, ये होता है आपका एक तरीके का रेशम होता है, एक तरीके का सिल्क होता है। ठीक है, मकड़ी के जाले डैश से बने होते हैं, जो प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, तो एक तरीके का ये भी रेशम होता है, एक तरीके का सिल्क होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। तो कितने प्रकार के गाइस, ये 5 प्रकार की। ठीक है, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो मानव शरीर में 5 प्रकार की जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो याद रखेंगे कितने, 5 टाइप्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु डैश होती है। ठीक है, जो पूछा कहा जा रहा है कि विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु जो है डैश होती है। विद्यालय की घंटी हो या मंदिर की घंटी हो, वो धातु से क्यों बनी होती है, क्योंकि धातु होती है, धातु क्या होती है गाइस, ध्वनिक होती है। ठीक है, धातु को जब हम पीटते हैं तो वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न करती है ना, धातु को हम पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, इसीलिए जो है घंटियां होती हैं वो धातु से बनी होती हैं। अगर हम प्लास्टिक को पीटें, लकड़ी को पीटें, तो क्या वो इतनी ध्वनि उत्पन्न कर पाएगी, है ना, इसीलिए वो धातु से बनी होती है। चलिए, निम्न में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो गाइस राइबोसोम। कौन सी, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है गाइस, राइबोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमहल कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध नृत्य है, यह किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, पहली बार तो दुमहल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है, एक नृत्य है। ठीक है, नृत्य है और ये कश्मीर घाटी में किया जाता है, दुमहल। ठीक है, तो दुमहल एक नृत्य है जो कश्मीर घाटी में किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। जनजाति पूछी जा रही है, किस जनजाति? देखिए, मैंने कल शाम को ही कराया है आपको नृत्य, जो भी लोक नृत्य है फेमस, है ना, और जो आपके लोक नृत्य और आपके क्लासिकल जो डांस है ना, शास्त्रीय नृत्य, वो मैंने आपको कल शाम को ही कराया है, तो जिसने भी नहीं देखा जाके देख लें। ठीक है, तो दुमहल नृत्य किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, वहां पे मैंने जनजातियां भी आपको बताई हैं, कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो गाइस किसके द्वारा, बटल जनजाति, क्या है, बटल जनजाति के द्वारा किया जाता है आपका दुमहल नृत्य। किस राज्य का है, कश्मीर का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कश्मीर घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के
भी करता है, ठीक है, भारत के महान्यायविकर्ता हैं वर्तमान में कौन, ये पूछा जा रहा है। न्याय महान्यायविकर्ता, ठीक है, या महान्यायवादी एक ही बात है, तो कौन है प्रेजेंट में भारत के, ठीक है। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं जो प्रेजेंट में करंट में कौन है, ठीक है, तो ये बताना है। तो ये कौन है गाइस, ये है तुषार मेहता, हमारे सॉलिसिटर जनरल जो है अभी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। चलिए, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल नहीं है कौन सी, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। तो इनमें से देखिए, धान खरीफ है, मूंगफली खरीफ है, मक्का खरीफ है, गेहूं क्या है, ये रवि की फसल है गेहूं, तो ध्यान रखेंगे गेहूं रवि की फसल है, ये खरीफ की नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत विधि का समान संरक्षण की अवधारणा दी गई है या प्रस्तुत किया गया है, विधि का समान संरक्षण, तो किस आर्टिकल में है गाइस, ये है आर्टिकल 14, ठीक है। तो यहाँ समान वर्ड आ गया, तो समान वर्ड यानी समानता, समानता का अधिकार ही आपका आर्टिकल 14 में आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो विधि के समान संरक्षण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 में है। ओके, चलिए देखते हैं, निम्न में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी यानी होस्टिंग की, थॉमस कप 2022 की होस्टिंग किस कंट्री ने की, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो थॉमस कप 2020 की जो मेजबानी है किसने की, आपकी थाईलैंड ने की, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, ठीक है, किसी पिंड का भार, पिंड माने किसी भी वस्तु का भार, ह्यूमन हो चाहे कोई वस्तु हो, किसी भी, पूछा जा रहा है कि किसी भी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, न्यूनतम वेट कहाँ होता है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, अगर किसी का भार पूछ लिया जाए, मान लो व्यक्ति, ठीक है, ये आपका पोल जो है पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे आपके पोल्स हैं, तो ये आपकी इक्वेटर जा रही है 0 डिग्री, ठीक है, और ये आपकी 90 डिग्री है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ इक्वेटर पे खड़ा होगा ना, भूमध्य रेखा पे, तो सबसे कम जो है इसका भार यहीं पर होगा, सबसे कम वेट भूमध्य रेखा पर होगा, ठीक है, तो आंसर तो होगा ए। लेकिन अगर सबसे अधिकतम वेट पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए कि किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा, तो गाइस कहाँ पर होगा, पोल्स पर, ठीक है। अधिकतम अगर पूछा जाए तो पोल्स पर होगा किसी भी पिंड का भार। अगर कोई व्यक्ति यहाँ इक्वेटर पे खड़ा है तो सबसे कम वजन उसका प्रतीत होगा, वो बहुत हल्का वेट प्रतीत होगा उसका। लेकिन अगर वो व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, तो सबसे ज्यादा भार उसका वहीं पर होगा, क्योंकि इन जगहों पे गाइस मैग्नेट होती है एक तरीके से, है ना, जो अपनी तरफ खींचती है किसी भी पिंड को, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। चलिए, बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया, बाबरनामा का चगताई ये एक तरीके की क्या है, तुर्की भाषा है, क्या है, तुर्की, ठीक है, चगताई एक तरीके की तुर्की लैंग्वेज है, उससे फारसी में अनुवाद किसने किया, बाबरनामा का, ठीक है। बाबरनामा किसने लिखी, बाबर ने ही लिखी, स्वयं ये बाबर ने लिखी, ठीक है, बाबर की पुस्तक है गाइस बाबरनामा, तो उसे याद रखेंगे, बाबर, ठीक है, बाबर ने लिखी, और ये किसमें है, तुर्की भाषा में है, किसमें है, तुर्की भाषा में है बाबरनामा। इसे दूसरे नाम तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, क्या, तुजुक, ठीक है, तुजुक होगा, तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तो इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अनुवाद फारसी में किसने किया, तो किसने किया गाइस, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया, किसका, बाबरनामा का। और ये बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है। पूछा जाता है कि ये कैसी पुस्तक है, तो ये बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने ही लिखी थी तुर्की भाषा में। भाषा से बहुत बनता है क्वेश्चन, किस लैंग्वेज में है, तो तुर्की में है। इसका अनुवाद फारसी में किसने किया, तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जिसको बाद में क्या है, तुजुक बाबरी कहा गया, ठीक है, फारसी में तुजुक बाबरी कहा गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, ठीक है, तो पूछा जा रहा है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस जो है 5 ईयर प्लान के अंदर की गई, 5 ईयर प्लान के अंदर की गई, तो ये पूछा जा रहा है पंचवर्षीय योजना,
ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान्स है, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर वीडियो बनी हुई है, ठीक है। हॉट टॉपिक्स बाय छवि मैम के नाम से सर्च करेंगे, हॉट टॉपिक्स बाय छवि मैम, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई है गाइस, वहां पे मैंने सारा कराया है कि किस योजना में क्या क्या वर्क किए गए, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर मैंने वहां पे करा रखा है। तो किस योजना में, ये द्वितीय सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या किया गया है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए, तो गाइस यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। आपके सोशल अकाउंट है, ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, यहीं पे होता है आपका सेशन खत्म। मिलते हैं शाम को 9 बजे वाली क्लास में एक प्यारे से नए टॉपिक के साथ। कल मैंने कराया था वहाँ पे आपके जो लोक नृत्य हैं और जो आपके क्लासिकल डांस हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, जिसने भी नहीं की है वो क्लास नहीं देखी, जाके देख लें, है ना। आज फिर शाम को मिलते हैं एक प्यारे से टॉपिक के बाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।